हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी एनुअल रिटर्न के बारे में। जीएसटी एनुअल रिटर्न तक जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के बारे में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट में पूरी वीडियो है, सो इस वीडियो को पूरा देखना है। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि जीएसटी एनुअल रिटर्न क्या होता है। जीएसटी एनुअल रिटर्न सिंपली एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मांगा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि ईयरली मांगा जाता है। कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मांगा जाता है जिसमें आप सेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिफंड और डिमांड, ये सब जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम लोग करते हैं उसका ये एक होल समरी जीएसटी एनुअल रिटर्न में मांगा जाता है। तो सिंपली इसका मतलब यही होता है कि जीएसटी एनुअल रिटर्न में जो भी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उसका एक मर्जर है। जो हम जीएसटीआर 1 और 2B और 3B से मिला करके आईटीसी वगैरह अवेल करते हैं उसका ये मर्जर है। कब फाइल किया जाता है? इसको साल में एक बार फाइल किया जाता है। किसके द्वारा? सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के द्वारा फाइल किया जाता है जो कि रेगुलर टैक्स पेयर हैं, इंक्लूडिंग एसईजेड यूनिट एंड एसईजेड डेवलपर जो भी होंगे उन्हें भी ये रिटर्न फाइल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसको ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब जीएसटी एनुअल रिटर्न किसे फाइल करना ज़रूरी नहीं है। तो वो है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आपको जीएसटीआर एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कंपोजिशन टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए पहले एक फॉर्म आता था जीएसटीआर 9A करके। जीएसटीआर 9A जो है पहले फाइल किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर से जीएसटीआर 4A करके कोई फॉर्म होता है जो कि हम लोग को एनुअली फाइल किया जाता है। तो उसकी वजह से अब जीएसटीआर 9 का रिलेवेंस खत्म हो गया और जीएसटीआर 9 को ऑप्शनल कर दिया गया। मतलब अब डिपार्टमेंट उस पे पोर्टल पे डाल ही नहीं रहा है कि आप जीएसटीआर 9A फाइल करो। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर आप हैं तो आप जीएसटीआर एनुअल रिटर्न से एग्जेम्प्टेड हैं। उसी तरह से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कुछ दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनके लिए ये एग्जाम्पशन है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं जो कि आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लिया जाता है, उसके लिए एग्जाम्प्ट किया गया है। कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए भी एग्जाम्पशन है कि आप उसको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। उसके बाद पर्सन कलेक्टिंग, पेइंग एंड पेइंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 एंड टीसीएस अंडर 52, मतलब वो लोग जो टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं जीएसटी में, उन्हें भी जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी लोग अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉल नहीं करता। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ तक है, मतलब इन सब के अलावा अगर ये सब हैं तब तो फाइल नहीं करना है, लेकिन अगर रेगुलर में है और टर्नओवर आपका 2 करोड़ तक है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आपका नील भी रिटर्न है तो भी आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सबसे मेन क्वेश्चन है कि किसे फाइल करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि किसे फाइल नहीं करना है, मतलब किसे गवर्नमेंट ने एग्जाम्स कर दिया है कि उन्हें जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें है कि आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करना ही है। तो उसमें क्या है कि अगर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड ₹2 करोड़ ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टर्नओवर आपके निकल के आती है तो आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो अब ये टर्नओवर कहाँ से देखेंगे, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा या आपने आईटीआर फाइल किया होगा तो उसमें आपको टर्नओवर दिखेगा। तो उसी टर्नओवर को इंक्लूड करना है कि पिछले साल का टर्नओवर देखना है 21-22 के लिए, जो मार्च तक की टर्नओवर है उसको देखना है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर एग्रीगेट देखा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा निकल के आती है तो आपको यहाँ पर जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने ज़रूरी है। उसके साथ ही जीएसटी में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर गया है, मतलब 2 करोड़ से है, तब तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, मतलब एनुअल रिटर्न। उसके साथ ही आप अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर होती है आपकी तो आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न तो फाइल करना ही है। उसके साथ एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होगी जो कि जीएसटीआर 9C में आती है। मतलब पहले ये सीए के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता था, लेकिन अब इसको सर्टिफिकेशन हटा करके सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया गया, तो जीएसटीआर 9C आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आप 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर होल्ड करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में
तो आपको क्या मतलब पिछले फाइनेंशियल क्या है, हम लोग तो उसी की बात कर रहे हैं कि हमको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है या नहीं। तो अगर आपका लास्ट ईयर में 5 करोड़ था, तो आपको क्या होगा कि उस ईयर का जो एनुअल रिटर्न फाइल करना है अभी जो जिसका ड्यू डेट अभी आने वाला है, उसमें आपको GSTR 9C भी साथ में फाइल करनी होगी। ऑल्दो ये CA सर्टिफाइड नहीं करेगा, लेकिन आप CA से ही बनवाओ तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद क्या है कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी GST हैं, अगर वो सब एक ही पैन से हैं, तो उन सब का रजिस्ट्रेशन जो है, उन सब का रजिस्ट्रेशन अगर एक पैन से हुआ है तो उन सब का टर्नओवर आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे आगे। नेक्स्ट हम समझते हैं कि पहले उससे पहले एग्जांपल समझने से पहले हम GSTR 9 और 9C का डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए GSTR 9 क्या होता है कि एक मर्जर है, वो जो हम मंथली डेटा फाइल करते हैं या फिर क्वार्टरली, GSTR 1 और 3 भी उसी का एक मर्जर है। मतलब जो पूरे साल भर में क्या हुआ नहीं हुआ उसका डिटेल GSTR 9 में दिया जाता है। अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई तो उसको भी यहाँ पर रेक्टिफाई कर लिया जाता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन जो बताया गया वो होता है GSTR 9। और GSTR 9C क्या होता है। GSTR 9C एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, मतलब इसमें कुछ भी आपको पेमेंट वगैरह नहीं करनी होती है, लेकिन GSTR 9C क्या है कि एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। अगर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टर्नओवर दिख रहा है, मान के चले कि 10 करोड़ रुपए, और आपने GST में टर्नओवर डिक्लेयर किया है एनुअल रिटर्न में 12 करोड़ रुपया, तो उसी का वो डिफरेंस पूछता है कि वैसा क्यों किया है। ठीक है, तो ये दोनों का सिंपली एक रिकॉन्सिलेशन है। इससे क्या प्रूफ होगा कि मतलब हमारी लायबिलिटी क्या बनती थी और हमने क्या पेमेंट किया है GST में, मतलब GST एनुअल रिटर्न में। तो ये एक सिंपली अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपको 2 फॉर्म फाइल करनी है, GSTR 9C और GSTR 9। और अगर आपका 5 करोड़ से नीचे है, मतलब 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ से ऊपर वाले के लिए GSTR 9 अप्लीकेबल है। और अगर GSTR 2 करोड़ से भी कम है तो आपके लिए कोई भी फॉर्म ऑप्शनल है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, वो हम आगे देखते हैं। अब आगे एग्जाम्पल में आते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में आने से पहले अगर आपको इस तरह के और रेगुलर अपडेट चाहिए तो यहाँ पर नीचे जो सब्सक्राइब है उसको आपको कर लेना है। ठीक है, और सोशल मीडिया का भी लिंक है नीचे दिया हुआ, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मान के चलिए ये XYZ लिमिटेड है। ठीक है, इसका एग्रीगेट टर्नओवर हम देखते हैं। जैसे ये दिल्ली में सप्लाई करता है तो सिर्फ 20 लाख का है, मतलब उसका टर्नओवर 20 लाख का है। दिल्ली में जो GST है उसके नाम से इतने सारे जगह GST है। बिहार में है तो उसके पास जो है 80 लाख का टर्नओवर निकल के आता है। महाराष्ट्र में उन्होंने सेल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो 25 लाख की टर्नओवर है। उसी तरह से झारखंड में 80 लाख की है और उत्तर प्रदेश में 40 लाख की। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया हुआ है ताकि समझने के लिए। तो यहाँ पे दिल्ली, बिहार, इन सब जगह, तो ऐसे देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पे 20 लाख ही है, यहाँ पे 80 लाख ही, यहाँ 25 लाख है, मतलब कहीं पे भी 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है। तो इसके किसी भी जगह आपको रिटर्न फाइल करने, GSTR 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन आपका टर्नओवर ओवरऑल जो है 2 करोड़ 45 लाख है, मतलब 245 लाख है। तो आपको यहाँ पर सारे जगह पे GSTR 9 डालना होगा, मतलब GSTR 9 आपके लिए मैंडेटरी हो गया, ऑप्शनल नहीं है। आपके लिए ऑल्दो GSTR 9C नहीं फाइल करना है, लेकिन GSTR 9 आपको ऑलवेज फाइल करना है इन केस में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि GSTR में जो है सेक्शन 44 में कहा गया एनुअल रिटर्न के लिए, वहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर है। तो वहीं पर ये लिखा हुआ है कि XYZ एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 2 करोड़, हेंस GST एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द GSTN, मतलब आपको सारे GSTN के लिए आपको GST एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। 9C इसमें रिक्वायर नहीं है क्योंकि 5 करोड़ क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर जो है ऑल GST को मिला करके होता है, एक ही पैन के अंडर में जितने भी आते हैं उन सभी को मिला करके हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है ABC लिमिटेड है। ABC लिमिटेड का भी एक सेम है, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह रजिस्ट्रेशन है। तो सब जगह का इनका जो टर्नओवर निकल के आता है 1 करोड़ 20 लाख, यहाँ पे 4 करोड़ 80 लाख, यहाँ पे 35 लाख, यहाँ पे 6 करोड़ 80 लाख, यहाँ पर 70 लाख, तो टोटल हो जाता है 13 करोड़ 85 लाख का टर्नओवर। मतलब इनका टोटल टर्नओवर जो है एग्रीगेट वो होता है 13 करोड़ 85 लाख का। तब जैसे मान के चले कि यहाँ पर 70 लाख ही है यूपी में, लेकिन यहाँ पर GSTR 9 एंड 9C दोनों एप्लीकेबल, क्यों? क्योंकि इनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है और 2 करोड़ से, तो मतलब 5 करोड़ से जैसे ज़्यादा हुआ तो 9 और 9C दोनों फाइल करना है। तो यहाँ पर 1385 लाख है, मतलब 13 करोड़ 85 लाख, तो यहाँ पर इस जगह पे दोनों आपको एप्लीकेबल है।
मतलब इन सारे जगह पे अगर एक का भी एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि एग्रीगेट मतलब सारे जीएसटी मिला करके जो भी आपका एक पैन पे जीएसटी है उन सभी को मिला करके 13 करोड़ से ज़्यादा के हो गया है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी जीएसटीएन हैं उन सब में आपको जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना है। अगर नहीं फाइल करेंगे तो डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, आप पे पेनल्टी लगा सकता है। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है उसका कि एबीसी लिमिटेड के पास 2 करोड़ से ज़्यादा का हो गया, इसलिए सब पे जीएसटी एप्लीकेबल है। जीएसटी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 से भी एप्लीकेबल है क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और एग्रीगेट टर्नओवर ये तो बात कर ही लिया था। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल PQR लिमिटेड है, ठीक है। PQR लिमिटेड, तो इसके पास क्या है कि दिल्ली में इसका टर्नओवर नील है। तो लोग कहेंगे कि अरे नील है तो नील में फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसका एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर इसकी 1380 लाख है, मतलब 13 करोड़ 80 लाख। तो इसमें नील के केस में भी आपको 9C और 9A दोनों 9C और 9 फाइल करनी है, मतलब जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दोनों आपको फाइल करनी होगी नील के केस में भी। तो जो लोग समझते थे कि अगर मेरा टर्नओवर नील है तो हमको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ये है कि आपको 9 और 9C दोनों फाइल करनी है नील के केस में भी, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि किसके ऊपर अप्लीकेबल है, और अगर नील के केस में भी अप्लीकेबल ये सब देख लिया। उसके बाद ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट जो है अभी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अभी बिना एक्सटेंशन के आपके पास 31 दिसंबर तक, मतलब आज से 40 या 41 दिन है बाकी। इतने में आपको सारे जगह का जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करके आपको रख देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपके ऊपर लेट फीस और पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो लेट फीस कितनी लगेगी, तो लेट फी जो है डिले फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 200 रुपये पर डे, मतलब 100 रुपये CGST 100 रुपये SGST में तो 200 रुपये पर डे होता है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 0.5% ऑफ हिस टर्नओवर, मतलब अपने टर्नओवर का 0.5% जो है वो लगने वाला है मैक्सिमम। तो आप सीधा समझ लें कि 200 रुपये पर डे का लेट फाइन है, तो आप देरी ना करें, उसको पहले ही फाइल कर दें। अब पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है, जी हाँ, डिपार्टमेंट को मन करेगा तो वो पेनाल्टी भी लगा सकता है। कितना तक, तो मैक्सिमम 25,000 तक वो पेनाल्टी लगा सकता है अगर आपने डिले फाइल किया है। ये कोई रूल नहीं है कि मतलब लगाएगा ही, लेकिन उसको जब मन करे वो लगा सकता है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है अगर आपने डिले फाइल किया तो। ये 25,000 की पेनल्टी है, वो आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो इस पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए आप पहले ही फाइल कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर। अभी तक शुरू से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि टर्नओवर एग्रीगेट कैसे लेना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब भी समझना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या लेता है। सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितना भी चीज़ आता है उन सबको हम लोग टर्नओवर इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ को इंक्लूड नहीं करना है जो कि यहाँ बताया गया। जैसे टैक्सेबल सप्लाई वो ले लेना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई उसको भी इंक्लूड करना है, एक्सपोर्ट को इंक्लूड करना है, और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब IGST सेल जो करते हैं उसको भी इंक्लूड करना है। अब किसको किसको इंक्लूड नहीं करना है, देखो सेल पर जो हम लोग जीएसटी कलेक्ट करते हैं टैक्सेस, उसको नहीं इंक्लूड करना है, या फिर कुछ ऐसे टैक्स जिसको एक्सक्लूड करना ही है, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई, जैसे हम लोग RCM में जीएसटी पेमेंट करते हैं तो उस पर भी हम लोग जीएसटी पेमेंट करते हैं तो लोग समझ लेते हैं उसको भी टर्नओवर, लेकिन उसको टर्नओवर नहीं माना जाता है। वही लिखा है यहाँ पर RCM वाला। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो कि जीएसटी लगता ही नहीं है, मतलब नॉन जीएसटी है, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। और सारे पैन पर करेंगे, मतलब पूरे पैन पर, एक पैन पर जितने भी जीएसटी हैं उन सब का मिला करके करेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल जैसे AST लिमिटेड है। AST लिमिटेड के पास क्या है, 2 जीएसटी है, एक बिहार में एक दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली से इन्होंने क्या किया है, टैक्सेबल गुड सप्लाई किया 2 करोड़ का, मतलब 200 लाख। एग्जेम्प्टेड गुड किया है 650 लाख का, और नॉन जीएसटी सप्लाई किया है 120 लाख का, मतलब 1 करोड़ 20 लाख का। फिर उसके बाद बिहार से क्या किया है, 100 लाख का, एग्जेम्प्टेड गुड 250 लाख का, नॉन जीएसटी 20 लाख का, एक्सपोर्ट किया है 800 लाख का। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन इंक्लूड होता है। तो जैसे दिल्ली वाला टैक्सेबल टर्नओवर 200 लाख इंक्लूड किया जा रहा है, एग्जेम्प्टेड इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट यहाँ पर नील है क्योंकि इसका जो है दिल्ली का एक्सपोर्ट है ही नहीं, तो नील कर दिया गया।
उसके बाद नॉन जीएसटी को लेना ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन जीएसटी सप्लाई किए हैं 1,20,00,000 का नॉन जीएसटी हमको लेना है, तो इनकी टर्नओवर निकल के आती है 8,50,00,000। उसी तरह से बिहार का टर्नओवर देखते हैं तो 100 लाख टैक्सेबल वाला, एग्जेम्प्टेड का 250 लाख और एक्सपोर्ट का 800 लाख और नॉन जीएसटी का नील, क्योंकि नॉन जीएसटी का नहीं लिया जाता है। तो टोटल टर्नओवर बिहार का हो जाता है 11,50,00,000 और इनका ओवरऑल टर्नओवर देखा जाए तो एग्रीगेट टर्नओवर इनका आएगा 20 करोड़ रुपया, मतलब 2,000 लाख। तो इनके ऊपर GSTN 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल है। तो इस तरह से हमने पूरा वीडियो में हम देख लिया कि कैसे किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये सब हमने पूरा देख लिया। अब अगर आपको क्या है कि आपको अगर यहाँ पर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि GSTN 9 और 9C के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है इस साल के लिए, क्योंकि कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो उसको देखना है और आगे उसको देखने के लिए आप यहाँ पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। सो थैंक यू।